हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं रीट की टेस्ट सीरीज और आज इस सीरीज में जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश से संबंधित जो आपके रीट सिलेबस में टॉपिक हैं, जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है और उन पर आधारित हैं दर्पण और लेंस। तो उन सब टॉपिक्स को अपने यहाँ पर जीरो से एडवांस लेवल में कवर करेंगे। और दोस्तों मैंने लगभग इस टॉपिक पर लगभग 100-200 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, तो मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको बोर्ड पर राइट करके आपको सोल्व करवा रहा हूं। तो एक बार में लगभग 15-20 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, तो मे भी इसकी लगभग 7-8 वीडियो बने, तो आपको लगभग एक दिन में कोशिश रहेगी भी एक तो मिले ही मिले वीडियो, 2 भी मिल सकती हैं। और अपने इस टॉपिक को सोल्व करते हैं। और इस टॉपिक के अब देखो दोस्तों, आपको इन क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगेगा भी बिल्कुल जनरल लेवल के क्वेश्चन, हालांकि वैसे रीट में आपको बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना है, फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन सबको मैंने क्वेश्चंस में कवर करवाने की कोशिश की है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो सके। अब देखो दोस्तों, मैंने इनके इस टेस्ट सीरीज से आपको ये बेनिफिट रहेगा भी आपका रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। मतलब जिन टॉपिक पे मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ उसमें मैं जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो सारे क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में ले रहा हूँ, ताकि आप जब इन 3-4 वीडियो को देखो तो आपकी टेस्ट सीरीज के साथ साथ उस टॉपिक का क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक की ओर। इसमें अपने 15 क्वेश्चन लिए हैं और ये जो अपना अपवर्तन टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, उससे संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों, अपने प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं जनरल चीजें भी बीच में लाता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास क्या है? दृश्य मतलब विजिबल लाइट। प्रकाश के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे यूवी है, अवरक्त है, दृश्य प्रकाश है। तो अब देखो दोस्तों, भी अपने से क्या पूछा है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास, यानी वो प्रकाश जिस प्रकाश को अपने यूज करते हैं या जिस प्रकाश को अपने देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हालांकि प्रकाश तो सारे ही अपने यूज करते हैं, पर अपने लिए जो अपने को दिखाई दे सकता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, वो दृश्य प्रकाश होता है। और इसकी तरंगदैर्ध्य परास कितनी है? तो देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम, जो नहीं है। दूसरा है 4000 से 6000 एंगस्ट्रॉम, ये भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है 4000 से 8000 मीटर। अब देखो दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन को ध्यान में देखना, आप ध्यान से देखना थोड़ा। 4000 से 8000 वैल्यू जरूर होती हैं, पर वो वैल्यू होती किस में है? एंगस्ट्रॉम में, मीटर में नहीं होती। तो आप यहां कंफ्यूज नहीं होगे, साथ में जो यूनिट लगी है उसको भी ध्यान से देखोगे। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो पॉसिबल कौन सा है? ये। और देखो दोस्तों, वैसे भी ये कहां पहुंच गया? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ चुका है। यानी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, या इसके लगभग आसपास का मान दिया जा सकता है आपको। 3800 भी दिया जा सकता है, 3900 भी, 7800, 7700 भी दिया जा सकता है। मतलब आप थोड़ा रेंज का हिसाब रखना भी, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम इस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को ही अपने देख सकते हैं। बाकी इससे कम वाला, 4000 से कम तरंगदैर्ध्य वाला और 8000 से ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाला, दोनों ही प्रकाश अपने को दिखाई नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश की क्या होती है? तरंगदैर्ध्य परास होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? तो देखो दोस्तों, अपने एक टॉपिक भी है तरंग, उसमें अपने डिटेल से पढ़ेंगे इन चीजों को, पर एक बार यहां मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि प्रकाश को अपने स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश क्या है? यांत्रिक तरंग। देखो, यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अपने तो ये पढ़ा है, प्रकाश को तो माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, यानी ये यांत्रिक तरंग नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने पढ़ी है, किसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे? जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके संचरण या गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अपने क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखो दोस्तों, प्रकाश जो है उसका गमन किस में होता है? निर्वात में, यानी उसके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं, तो इसको अपने किस में रखेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग में रखेंगे। यानी प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रत्यास्थ तरंग भी नहीं है प्रकाश, और ये द्रव्य कण भी नहीं है। ये अपने आगे पढ़ेंगे भी, एक प्रकाश का इससे रिलेटेड आएगा, डी ब्रोगली का कंसेप्ट आएगा। ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है, पर यहां सिर्फ ये लिखा हुआ है केवल द्रव्य कण के रूप में, यानी केवल द्रव्य कण के रूप में प्रकाश व्यवहार नहीं कर सकता। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय
तरंग है। फिर देखो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन का वास्तविक कारण है। भिन्न भिन्न माध्यमों में आवर्ती भिन्न भिन्न होना, चाल का भिन्न होना, रंग का भिन्न होना या सभी। अब देखो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन है क्या, अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं भी। जब प्रकाश एक माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो जो पृथककारी पृष्ठ होता है जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है, वहां पर प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। और पथ से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अब पथ से विचलित हुआ क्यों, देखो उसका रीजन क्या है भी, दो माध्यम अलग अलग हैं। जैसे आपके पास दो माध्यम अलग अलग होंगे तो ही अपवर्तन संभव है, जैसे सघन से विरल या विरल से सघन में। अब देखो दोस्तों, इसका अपवर्तनांक अपना अलग होगा, अपवर्तनांक n से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, इसका अपवर्तनांक अलग होगा। मतलब जितना ज्यादा माध्यम सघन होता जाएगा उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा विरल होगा उतना ही उसका अपवर्तनांक क्या होगा, n का मान कम होगा। अब देखो दोस्तों, भी अपवर्तन अपने को पता है तभी संभव है जब एक माध्यम से प्रकाश कहां जाए, दूसरे माध्यम में, यानी दोनों माध्यम क्या होने चाहिए, अलग अलग। और जब दोनों माध्यम अलग अलग होंगे तो अपने को ये पता है भी सघन माध्यम में चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का वास्तविक कारण क्या है, दो अलग अलग माध्यमों का होना। पहली बात तो ये है, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, दो पदार्थों का अलग अलग अपवर्तनांक होना। अब वो दोनों चीजें यहां पे नहीं है, तो अब अपने किस ऑप्शन को लेके चलें, आवर्ती वाला, रंग वाला, ये दोनों चीजें ही प्रकाश के अपवर्तन में चेंज नहीं होती। अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर, प्रकाश के अपवर्तन में आवर्ती और रंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो दोस्तों, अपवर्तनांक है नहीं, तो फिर बचा कौन, चाल। क्यों, क्योंकि सघन माध्यम में चाल क्या होती है, कम, और विरल माध्यम में चाल क्या होती है, ज्यादा। यानी दो माध्यमों में अगर चाल अलग अलग हो जाए तो कौन सी घटना हो सकती है, प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, चाल का भिन्न भिन्न होना। अगर दो माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न है तो वहां कौन सी घटना हो जाएगी, प्रकाश का अपवर्तन, वो अपने आप ही क्या होगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। क्योंकि सघन में उसका चाल क्या होगी, कम, और जैसी विरल में जाएगी तो चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ती वो अपने उसी पथ पर थोड़ी रहेगी, अपने पथ से विचलित होकर किसी और पथ पर जाएगी। ये अपने अलग से पढ़ेंगे बाद में जब इनको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया जाएगा, पर अभी एग्जाम में टाइम कम है तो टॉपिक न बना के सीधे इनकी टेस्ट सीरीज ही लाई जा रही है। अगला देखो क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन में परिवर्तित होता है। देखो दोस्तों, मैं ये बता चुका हूं आपको भी, प्रकाश के अपवर्तन में सिर्फ कौन परिवर्तित होता है, वेग और तरंगदैर्ध्य। आवर्ती भी प्रकाश की परिवर्तित नहीं होती, न रंग परिवर्तित होता है। सिर्फ क्या परिवर्तित होते हैं, कौन से गुण परिवर्तित होते हैं, वेग और तरंगदैर्ध्य। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे याद रख सकते हो आप भी, आपको ये पता है भी अपवर्तन में सघन और विरल दो माध्यम हैं। सघन से विरल में, सघन में चाल क्या होती है, कम, विरल में चाल क्या होती है, ज्यादा। तो अब अगर सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है चाल तो चेंज होगी, वेग चेंज होगा। अब ये तरंगदैर्ध्य क्या है, तो आपने ये पढ़ा है दोस्तों, एक चक्कर में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। एक चक्कर में तय की गई तरंग द्वारा जो दूरी तय करती है एक चक्कर में, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये तरंगदैर्ध्य है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं अपने। एक चक्कर में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य। अब देखो दोस्तों, अगर उसकी चाल कम है तो एक चक्कर में दूरी भी क्या करेगा, कम तय करेगा, यानी तरंगदैर्ध्य कम होगी। अगर उसकी चाल बढ़ गई तो फास्ट चलेगा, यानी एक चक्कर में दूरी भी क्या तय करेगा, ज्यादा तय करेगा। यानी वेग बढ़ने पर तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेग कम होने पर तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी। अब वेग चेंज हो रहा है, यानी चाल चेंज हो रही है, तो तरंगदैर्ध्य अपने आप ही साथ में चेंज होगी। और ये किस प्रकार से चेंज होगी, अपने पढ़ लिया। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। देखो दोस्तों, हालांकि बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, इतना कोई डीप मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अगले जो वीडियो आएंगे दूसरा तीसरा, मैं इन क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं आगे की तरफ। तो आगे जो इसकी दूसरी तीसरी या चौथी टेस्ट सीरीज आएगी उसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जो होंगे डेली लाइफ से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे। देखो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है,
पहला क्या है, आपतित, प्रकाश, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा भी, ये कोई आपतित किरण आ रही है, ये यहाँ पे अभिलंब डाला, इसको ऐसे आना चाहिए, पर मान लो ऊपर सघन है और नीचे कौन सा माध्यम है, विरल। तो आपने पढ़ा होगा सघन से जब प्रकाश विरल में जाता है तो चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और चाल बढ़ने से प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखो दोस्तों, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में हैं। तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में हैं। तो ये अपवर्तन का पहला नियम है ही। कोण आई बराबर कोण आर, आई और आर दोनों क्या हैं, यहाँ आर को अपने क्या ले रहे हैं, अपवर्तन भी मान सकते हैं, परावर्तन कोण भी मान सकते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है। पर ये चीज श्योर है भी, आई और आर अपवर्तन में बराबर नहीं होते। ये किस में बराबर होते हैं, परावर्तन में, जिसकी अलग से वीडियो बनेगी, वहां कवर करेंगे इन सब चीजों को। यानी आई और आर दोनों बराबर अपवर्तन में नहीं होते। तीसरा नियम क्या है, साइन आई अपोन में साइन आर बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट। यानी अपवर्तन कोण की जया और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। और इसे कौन सा नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और ये अपवर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। ये अपवर्तन का पहला नियम है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो आपतन कोण की जया है, अपवर्तन कोण की जया, इनका अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। ये अपवर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, जिसका एक नाम और भी है, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसे, स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ए भी अपवर्तन का नियम है और सी भी है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए व सी दोनों। आंसर क्या होगा इसका, ए व सी दोनों, क्योंकि ये तो फिर परावर्तन का नियम हो गया ना। अब देखो दोस्तों, चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। साइन आई अपॉन साइन आर नियम है। अब देखो, मैंने ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया, वैसे तो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, पर इसका नाम क्या है, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसे अपने, स्नेल का नियम। यानी साइन आई अपॉन साइन आर किसका नियम है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, और इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन आते भी होंगे, और नहीं आते तो आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, उसके बाद में चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब देखो दोस्तों, इस चीज को पहले अपने समझते हैं थोड़ा सा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या चीज है। तो देखो दोस्तों, जब अपवर्तन की घटना होती है तो अपने को ये पता है अपवर्तन में 2 माध्यम होते हैं। अपवर्तन में कितने माध्यम होते हैं, 2। जैसे सघन ले लिया और एक कौन सा ले लिया, विरल ले लिया, 2 माध्यम होंगे। तो दोनों माध्यमों में जो चाल होती है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं अपवर्तनांक। यानी अगर पहले माध्यम में चाल v1 है और दूसरे में v2 है, तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। अब देखो दोस्तों, भी यहां से मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करूंगा, बेसिक सी बातें। पहली बात तो ये है भी, अपवर्तन में 2 माध्यम होते हैं। 2 माध्यम अलग अलग नहीं होंगे तो अपवर्तन होगा ही नहीं। माध्यम जो पहला है आपका, उसमें प्रकाश की चाल, और माध्यम जो दूसरा है उसमें प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। यानी पहले माध्यम में चाल v1 मान लेते हैं, v1 है यहाँ पे चाल, और दूसरे माध्यम में जो चाल है मान लेते हैं v2 है। इनका अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे अपने n से पुरानी किताबों में म्यू भी लिखा होता था, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, बात आती है दोस्तों, ये तो है अपवर्तनांक। अगर मैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करूं, अपने अगर किसकी बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, तो देखो रिलेटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपने। देखो तो देखो क्या है ये भी, यहां मैंने कोई भी 2 माध्यम ले लिए मेरी मर्जी से। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में। मैंने यहां माध्यम को मेंशन नहीं किया भी माध्यम क्या है, जल है कि निर्वात है, क्या सिस्टम है। पर जब अपने फिक्स कर देते हैं क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अब मैंने फिक्स कर दिया भी आपका एक माध्यम क्या रहेगा, निर्वात रहेगा, दूसरा आप कोई भी ले सकते हो, जल ले सकते हो, कांच ले सकते हो। तब इसे अपने क्या कहेंगे, अपवर्तनांक की जगह इसका नाम क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक में ऊपर कौन होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे कौन होता है, कोई भी माध्यम जिसका मान आप ज्ञात करने जा रहे हो। जल हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो दोस्तों,
भी निर्वात में प्रकाश की चाल अपने को सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब बात आती है माध्यम की। अब माध्यम में अब ये अपने को पता है भी प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में ही हो सकता है, यानी निर्वात में मैक्सिमम स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इससे ज्यादा प्रकाश का वेग नहीं हो सकता। ये चलो अपने वैल्यू रख दी। अब अगर माध्यम की बात करें, कोई भी माध्यम ले लें, जल ले लें, कांच ले लें, हीरा ले लें, तारपीन का तेल ले लें, कुछ भी ले लें अगर अपने, तो उसमें अगर प्रकाश की चाल अपने देखें तो क्या वो निर्वात के बराबर होगी, निर्वात से ज्यादा होगी या निर्वात से कम होगी? तो ये अपने को पता चल गया अभी निर्वात में ही प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम। यानी ऊपर वाला फैक्टर बड़ा और नीचे वाला फैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो आपका रिजल्ट किसमें आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा हमेशा भी। देखो ऊपर जैसे मान लो 1, ऊपर 3 × 10⁸ है ही निर्वात में प्रकाश की चाल, नीचे जो मान होगा वो इससे क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। नीचे मान क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है स्पीड की, लाइट की, वो भी निर्वात में होगी। और किसी माध्यम में अगर अपने स्पीड देखते हैं तो वो हमेशा इससे कम होगी, और ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, तो रिजल्ट आपका 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। पर हाँ, अगर मैं माध्यम के रूप में ले ही निर्वात लूं, मतलब मैं माध्यम ही क्या ले लूं, निर्वात भी, ऊपर निर्वात पहले पड़ा है और नीचे मैंने माध्यम भी निर्वात ले लिया, तो उसका मान भी कितना रखा जाएगा, 3 × 10⁸, और वो फिर आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। यानी निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है। कैसे आया वो आपको पता चल गया होगा। अगर मैं कोई और माध्यम रख दूं, जैसे जल रख दूं, तो जल का मान 3 × 10⁸ नहीं होगा, इससे कम होगा, और इससे कम होने पर मान 1 होगा या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मान आएगा। तो देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा भी। दो माध्यम अगर अपने सीधा ही बोल रहे हैं, माध्यम पहले में प्रकाश की चाल और माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल, तो उनके अनुपात को बोलते हैं अपवर्तनांक, जिसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें से फिक्स कर देता हूं भी, पहला माध्यम निर्वात ले लिया और दूसरा कोई भी ले लूं, तब इन्हीं के अनुपात को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और यहां से पदार्थों के मान निकाले जाते हैं। कैसे, जैसे अगर मैंने यहां जल लिया तो ये क्या कहलाएगा, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर मैं यहां पे कांच ले लेता हूं तो ये क्या कहलाएगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब मैं यहां जल लेता हूं तो ये मान रखने पर, और जल में जो प्रकाश की चाल है वो मान रखने पर, मान आपके पास आएगा 4/3, यानी 1.33 आ जाएगा। अगर मैं यहां हीरा ले लेता हूं तो ये आएगा 2.42। अगर मैंने वायु ले ली, अब देखो वायु और निर्वात में भी डिफरेंस है। निर्वात में कोई भी कण नहीं है, यानी प्रकाश निर्बाध रूप से चल सकता है, एकदम मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। पर वायु बोलने का मतलब है भी उसमें कुछ न कुछ कण हैं, गैसें हैं, धूल के कण हैं, धुआं है, तो वहां पर जो स्पीड है वो निर्वात की तुलना में थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मान अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, स्नेल के नियम में जो बराबर में नियतांक लिखा है ना, ये नियतांक भी वास्तव में कौन होता है, अपवर्तनांक। वास्तव में नियतांक कौन होता है, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में चाल बटा में दूसरे माध्यम में चाल। तो अब देखो दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इनके सभी के मान निकाल सकते हैं, पर सभी पदार्थों के मान याद रखने जरूरी नहीं है, आपको कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज ही याद रखनी है। जैसे 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो भी मैंने आपको करवाया, कितना होता है, 1। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003। ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये किसका मान है, हीरे का। ये किसका मान है, हीरे का। और आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रकृति में ज्ञात सभी पदार्थों में से सबसे ज्यादा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका है, हीरे का है, 2.42। यानी 2 सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होने का मतलब क्या है, अगर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसकी सघनता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी वो क्या हो रहा है, कठोर हो रहा है। हीरे का अपवर्तनांक क्या है, प्रकृति में सबसे ज्यादा है, तो हीरा क्या है, सर्वाधिक कठोर है।
या मैं बोल सकता हूं हीरा सर्वाधिक कठोर है, या मैं बोल सकता हूं हीरा सबसे ज्यादा सघन पदार्थ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो ज्ञात पदार्थों में सबसे ज्यादा होता है, और अपवर्तनांक बढ़ने पर सघनता और कठोरता दोनों ही बढ़ जाती है। और सबसे कम, देखो अगर आपसे पूछे अपवर्तनांक का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो वैसे तो देखो अपवर्तनांक का अधिकतम मान कितना भी हो सकता है, पर अभी ज्ञात पदार्थों में अधिकतम वैल्यू अपने पास कितनी है, 2.42 है। और अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तनांक का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 1 से कम वैल्यू नहीं हो सकती, ये ध्यान रखनी है दोस्तों आपको। उसके बाद देखा नहीं, 0 संभव ही नहीं है कभी भी। फिर है अपवर्तनांक का मात्रक। तो देखो बेसिक सी बात है, ये दो समान राशियों का अनुपात है, ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, भी पहले माध्यम में चाल दूसरे माध्यम में चाल, दोनों का अनुपात, चाल से चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, एक बेसिक सा कंसेप्ट और आ रहा है, ये फैक्ट है जिसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। तो देखो दोस्तों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम व किसके लिए न्यूनतम होगा। इसने अपने से ये पूछा है भी अगर आपके पास कोई माध्यम है और आप उसमें अलग अलग रंगों के प्रकाश डाल रहे हो, तो आप किस रंग का प्रकाश डालो जिससे आपका अपवर्तनांक माध्यम का ज्यादा आ जाए, और किस रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आपको इसके लिए एक फैक्ट ध्यान रखना है। फैक्ट क्या है कि जो अपवर्तनांक होता है, ये 12th फिजिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखना ऑप्टिक्स में से, जो अपवर्तनांक है वो तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब देखो यहां से आंसर मिल जाएगा। आपने ये सीक्वेंस पढ़ा है सभी ने, विबग्योर, यानी तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम, इस तरफ आने पर तरंगदैर्ध्य क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये सभी को पता है। तो देखो दोस्तों, जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो देखो दोस्तों, बैंगनी जो रंग है, वॉयलेट वी, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, तो इसका जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम होगा। एन क्या होगा, मैक्सिमम। फिर लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है, लाल रंग जो है इसकी लैम्डा जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो इसका जो एन है अपवर्तनांक वो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। देखो बेसिक सा कंसेप्ट है भी, अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने ये जानते हैं भी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। यानी बैंगनी का इसने पहले पूछा है अधिकतम, बाद में इसने पूछा है न्यूनतम, तो अधिकतम में कौन आएगा, बैंगनी, क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य कम है, और न्यूनतम में कौन आएगा, लाल, क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है। तो बैंगनी और लाल, देखो कहां है सीक्वेंस, ये बैंगनी और लाल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले के, आपको इस तरह से फैक्ट ध्यान रखने, अब आपको वो कुछ भी दे सकता है, ये तो मैंने चलो बैंगनी और लाल रंग में तुलना की है, वो आपको बीच में से भी रंग उठा के दे सकता है, उनका क्रम पूछ सकता है भी अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में रखो, घटते क्रम में रखो, तो आपको रंगों से तरंगदैर्ध्य के हिसाब से आप निकाल सकते हो। यानी इधर आने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, इसका मतलब इधर आने पर अपवर्तनांक कम हो रहा है, इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य कम हो रही है, इसका मतलब इधर जाने पर अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक बच्चा पानी में डूब रहा है तथा एक तैराक उसे बचाने के लिए पानी में कूदने वाला है, मतलब बच्चा डूब रहा है पानी में और एक तैराक उसे देख रहा है और वो पानी में जस्ट जंप मारने वाला ही है, मतलब इंस्टेंट टाइम की बात हो रही है। तो उसे किस बिंदु पर कूदना चाहिए जिससे कि वह न्यूनतम समय में उस बच्चे के पास पहुंच जाए। तो देखो दोस्तों, बेसिक सी बात है भी, तैराक क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी बचाने की कोशिश करेगा ताकि बच्चे की जिंदगी बच जाए। अब उसके लिए क्या करेगा, कौन सा रास्ता चुने, ज्यादा टाइम में पहुंचने वाला है, कम टाइम में पहुंचने वाला। तो देखो दोस्तों, ये
ऑप्टिक्स का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है भी। अब वो कहां कूदे भी, पानी के अंदर वो किस बिंदु पर जंप करे, तो उसके लिए मैंने 4 कंडीशन दी है आपको कि उस बिंदु पर जंप करे जहां पर कोण आई किसके बराबर हो, आर के बराबर हो, या कोण आई का मान आर से बड़ा हो, या कोण जो आई है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखो दोस्तों, ये जो स्नेल का नियम है ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट किसका नियम है, स्नेल का नियम है। देखो दोस्तों, स्नेल के नियम का यूज किया जाता है न्यूनतम समय को ज्ञात करने के लिए। स्नेल के नियम का यूज कहां किया जाता है, न्यूनतम समय को ज्ञात, इसका डेरिवेशन होता है वो तो अब अपने क्या करें भी, न्यूनतम समय को ज्ञात करने के लिए किसका कंसेप्ट काम में आता है, स्नेल का नियम। यानी उस तैराक को उस बिंदु पर पानी में कूदना चाहिए जहां पर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या रहता हो, नियत रहता हो, यानी स्नेल का नियम संतुष्ट होता हो। अगर वो उस बिंदु पर कूदता है तो बच्चे के पास वो जल्दी पहुंचेगा, यानी उसे कम समय लगेगा। अगर वो उसके अलावा किसी और स्थिति पे कूद जाता है जहां पर साइन आई और साइन आर का अनुपात नियत ना रहे, तो उसे बच्चे के पास पहुंचने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम समय का जो कंसेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, स्नेल के नियम से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बेसिक सा फैक्ट ध्यान रखना है, यानी उस तैराक को कहां कूदना चाहिए, उसे उस बिंदु पर कूदना चाहिए जहां साइन आई और साइन आर का जो मान है, इन दोनों का अनुपात है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वो तैराक कम समय में बच्चे के पास पहुंच जाएगा। ये समय से जुड़ा हुआ स्नेल के नियम का एक कंसेप्ट है जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा भी होगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है 12th की, अच्छे से पढ़ी होगी, रीड के बच्चे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। जल का अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 यानी 1.33 निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 यानी 1.33। अपने बहुत ज्यादा यूज किया है जब भी अपने डेरिवेशन किए हैं, न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। अब देखो दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले अपवर्तनांक कुछ है तो 3.33 नहीं है। देखो दोस्तों 1.33 है, तो कौन सा वैल्यू हो सकती है। देखो क्रांतिक कोण जो है वो भी एक टॉपिक आएगा आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां मैं आपको क्रांतिक कोण का कंसेप्ट भी क्वेश्चंस के साथ क्लियर कर दूंगा। तो एक बार आप सिर्फ वैल्यू ध्यान रखें भी, जो अपवर्तनांक है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक वो तो कितना है 1.33, और क्रांतिक कोण कितना होता है 48.75 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये तो है दोस्तों जल का, और ये दोस्तों किसका है, कांच का। यानी जल का तो कितना होता है 48.75 डिग्री, और कांच का कितना होता है 41.14 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33 यानी 4/3, और क्रांतिक कोण कितना है 48.75 डिग्री। अब बात करते हैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपसे 2-3 क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चन को एक साथ ही ले लिया, भी ऑप्शन बना के दे दिए ताकि ये सारे फैक्ट एक साथ ही क्लियर हों। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो सत्य है। देखो कैसे दोस्तों, यदि प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो देखो दोस्तों, ये ऊपर ले लेते हैं अपने सघन माध्यम, और नीचे अपने क्या ले लेते हैं, विरल माध्यम। ये प्रकाश आ रहा है तो ये कौन सी किरण हुई, आपतित किरण। यहां टच किया तो वहां पे 90 डिग्री पे क्या डाल दिया, एक अभिलंब डाल दिया। अब ये ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सघन से कहां जा रही है, विरल में। सघन में वेग क्या होता है, कम, विरल में जाती वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वेग बढ़ गया तो भाई साहब यहां थोड़ी चलेगी, नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी। वेग बढ़ा तो नीचे नहीं गिरेगी, क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि वेग बढ़ चुका है, नीचे क्यों गिरे। तो देखो आपतित किरण जो है वो विलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण, और ये अब पथ से विचलित हो गई, और पथ से विचलित होते ही कौन सी घटना हो गई, प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद इसे अपने क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी वो कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण आर। तो देखो दोस्तों, यहां से अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सत्य है, पहला ऑप्शन देखो। दूसरा माध्यम, V2 का मतलब है, V1 मतलब पहले माध्यम में, V2 मतलब दूसरे में।
n1 मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक, n2 मतलब दूसरे का, λ1 मतलब पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य, λ2 मतलब दूसरे में। तो देखो दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। तो चाल किसके अंदर ज्यादा होगी, पहले चाल को बताया गया है, V1 और V2 चाल हैं, तो V1 यानी सघन माध्यम में चाल क्या होगी, कम, और विरल माध्यम में चाल क्या होगी, ज्यादा। यानी ये भाई साहब सही है, दूसरे माध्यम में यानी विरल माध्यम में चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जैसे जैसे सघनता बढ़ेगी अपवर्तनांक बढ़ेगा, विरलता बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सघन है, इसका मतलब इसका जो अपवर्तनांक है n1, और ये विरल है, इसका अपवर्तनांक जो है वो विरल में क्या होगा, अपवर्तनांक कम, और सघन में अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। जैसे जैसे सघनता बढ़ेगी अपवर्तनांक बढ़ेगा, सघन है तो अपवर्तनांक ज्यादा, विरल है तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम। तो देखो अपने कहां जा रहे हैं, सघन से विरल में, यानी जो पहला अपवर्तनांक है सघन के कारण वो तो ज्यादा है, और दूसरा अपवर्तनांक विरल के कारण क्या है, कम है। तो दूसरा कम और पहला ज्यादा है, ये भी सही है। फिर बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि जब चाल बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, और जब चाल बढ़ेगी तो फास्ट चलेगा, यानी एक चक्कर में दूरी भी क्या तय करेगा, ज्यादा तय करेगा। यानी चाल बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो दूसरे माध्यम में चाल बढ़ गई, क्यों, क्योंकि विरल माध्यम है, तो दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, λ2 λ1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये भी सत्य है, इसका मतलब सारे ही सही हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये तो मैंने दिया सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ये सारे मान उल्टे हो जाएंगे। विरल से सघन में आएंगे तो विरल में चाल V1 ज्यादा और सघन में चाल V2 क्या हो जाएगी, कम। यानी V1 का मान कम होगा और V2 का मान क्या होगा, सॉरी V1 का मान विरल, ऊपर अगर अपने विरल माध्यम ले लें और नीचे कौन सा माध्यम ले, सघन, तो विरल में चाल क्या होगी, ज्यादा, और सघन में क्या होगी, कम। यानी V1 ज्यादा हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारे मान क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, जो मैं आपको समझा चुका हूं कैसे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दो माध्यमों में अपवर्तन नहीं होगा यदि, ये अपवर्तन कब नहीं होगा वो देखते हैं अपने। दो माध्यमों में अपवर्तन नहीं होगा यदि देखो पहला ऑप्शन तो दिया है कोण I बराबर क्या हो, 0 हो। जैसे देखो दोस्तों ये अभिलंब है, ये पहला माध्यम है कोई, ये दूसरा माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2। अभी अपने नाम नहीं दे रहे इसको क्योंकि इसने बताया नहीं अपने को कुछ। पहली कंडीशन दे रहा है भी कोण I बराबर 0, और कोण I कब 0 हो सकता है, जब प्रकाश यहीं पर आ जाए, इसके ऊपर ही। अब देखो कोण अपने किसके किसके बीच में देखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण देखते हैं अपने। अब किरण ही किसके ऊपर आ गई, एकदम अभिलंब के ऊपर आ गई, यानी अपने बोल सकते हैं किस तरह का आपतन हुआ है, अभिलंबवत आपतन हुआ है। किस तरह का आपतन हुआ है, अभिलंबवत आपतन, और इसमें अभी इन दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, जहां अभिलंब है वहीं आपतित किरण है, तो कोण I का मान क्या हो जाएगा, 0। तो पहली कंडीशन तो ये है। इस कंडीशन में प्रकाश जैसे आता है वैसे ही प्रकाश निकल जाता है, यानी I बराबर 0 है तो R बराबर भी क्या होता है, 0। इस नियम को सेटिस्फाइड करने के लिए साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट। ये नहीं चेंज हो सकता, इधर ये चेंज हुआ तो इसको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों अगर I बराबर 0 है तो R बराबर भी 0, यानी पथ विचलित हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, यानी इस कंडीशन में अपवर्तन नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सही है। I बराबर I R से बड़ा हो इस कंडीशन में तो क्या होगा, हो सकता है, ये तो वही कंडीशन आ गई ना, सघन विरल विरल सघन। फिर n1 बराबर n2, अब देखो सोचने वाली बात है, n1 बराबर n2 होने का मतलब क्या है, अपवर्तनांक बराबर है, और अपवर्तनांक बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों तरफ एक जैसे माध्यम हो, और जब एक जैसे माध्यम हो जाएंगे तो प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा ही नहीं, यानी अपवर्तन की संभावना बनेगी नहीं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो कौन सा होगा, A और C दोनों ही होंगे। जो I बराबर 0 है इसको नाम क्या दिया जाता है, अभिलंबवत आपतन, यानी अभिलंबवत आपतन की स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांच के गुटके से निर्गत किरण उस पर आपतित किरण के क्या होती है, ये अपने को बताना है। ये आपने प्रैक्टिकल में भी डायग्राम बनाया होगा, फिजिक्स का जब प्रैक्टिकल होता है, कांच का एक गुटका लिया, यह आपतित किरण है, यहाँ अभिलंब डाला, ये विरल से कहाँ आ रही है, सघन में, तो अपने पथ से विचलित हो गई, फिर ये अभिलंब डाला तो ये सघन से विरल में जा रही है तो ये फिर विचलित हो गई, और ये आपतित किरण की दिशा है।
अब आप देखो, ये आपतित किरण की दिशा और ये लास्ट में जो बाहर निकली वो निर्गत किरण है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर। क्या होगी, दोनों समांतर होगी। ये आपने बार बार डायग्राम बनाया होगा, ये लिखा भी होगा, कंसेप्ट है ये, प्रैक्टिकल में लिखना भी पड़ता है। और प्रैक्टिकल में जब ये दोनों समांतर आती हैं तभी आपका प्रैक्टिकल क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो कांच के गुटके से निर्गत किरण उस पर आपतित किरण के क्या होती है, समांतर होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इसके साथ भी मैंने कुछ आपको बेसिक चीजें और बताई है। जो मैं बार बार अब क्वेश्चन बनाऊं तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्वेश्चन बढ़ाने वाली बात हो जाएगी वो। अब इन्हीं 15 क्वेश्चन से मैंने कुछ और जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको साथ में ही कवर करवाए हैं। अगले वीडियो में जो अपने चल रहे हैं दोस्तों टॉपिक के अकॉर्डिंग, अब जैसे मैंने इसमें प्रकाश का अपवर्तन उठाया, तो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जैसे उसकी परिभाषा से या उसके जो व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं, नियम हैं या कोई भी चीजें हैं उस पर आधारित, उन पे अपने धीरे धीरे वैसे आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, और वैसे ही उन पे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे अपवर्तन पर चीजें और आएगी आगे आगे, वैसे वैसे उन पे क्वेश्चन बनते जाएंगे, और जो लास्ट तक की वीडियोस आएगी उनमें मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दूंगा। अब मैं पहले ही आपके लिए एकदम टफ क्वेश्चन ले आऊं तो थोड़ा ठीक नहीं है। पहले मैं इसीलिए इस पैटर्न में चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो। अब इसमें अपवर्तन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, परिभाषा है या कुछ और भी चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर टेस्ट सीरीज जो है पहला पार्ट है अपना वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें टेस्ट सीरीज अच्छे से कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो मेरे साथ जुड़ के बिना कोई चार्ज आप यहाँ टेस्ट सीरीज को कवर कर सकते हैं अच्छे से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।